बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो यहाँ पर जो है ये शेयर ऑफ जो इसका है, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी जो नया बच्चा पैदा होगा उसके हिस्से किस तरीके से निकाले जाएं। तो हदीस शरीफ में है कि अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है और उसकी आवाज़ भी निकलती है और उसके बाद मौत हो जाती है, आवाज़ निकली और उसी एक पल के बाद मौत हो गई, तो वो वारिस भी बना, विरासत भी जानी चाहिए और उसकी वारस विरासत फिर बाकी में तकसीम होनी चाहिए। तो अगर कोई औरत हामला है, वो माँ भी हो सकती है। तो अगर माँ हामला है तो भाई और बहन आने के इम्कान है, और बीवी हामला है तो औलाद में बेटा बेटी आने के इम्कान है। तो अब इसको कैसे किया जाए, क्योंकि वाजे तो है नहीं कि कौन है। बट आज के डेट में है कि भाई हम उसके थ्रू देख सकते हैं, जेंडर के थ्रू, बट कितने लोग देख सकते हैं कि किसी के पास अपनी ही आपके पास वो खुर्दबीन हो देखने के लिए, तो चलो वो डॉक्टर अपनी वाइफ को बता सकते हैं। बाकी तो ये पता करना कि वो जो सेक्स है मेल है फीमेल है, वैसी कानून जुर्म है। तो दो चीज़ें हम लेके चलेंगे, एक बार मानेंगे कि औलाद बेटा है, एक को मानेंगे औलाद बेटी है। दो तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चूंकि पूरा लिखा हुआ है, तो इसमें एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें कि फ़र्ज़ कर लें कि आने वाली औलाद लड़का है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें। फिर फ़र्ज़ कर लें आने वाली औलाद जो है लड़की है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें। तो अब हम ये देखें कि कौन सी सूरत में कम हिस्से वारिसीन को देने हैं। रूल तो ये था कि जब पैदा हो जाए बच्चा तो विरासत की तकसीम हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये चाह रहे हों कि तकसीम पहले हो जाए। अभी तो 8 महीने बाकी हैं, 9 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी हैं। तो इस चीज़ को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, बेटा मान के और बेटी मान के। जिस सूरत में कम हिस्सा जा रहा होगा वो लोगों को तकसीम कर देंगे और एक हिस्सा महफूज कर लेंगे। जब उसके अकॉर्डिंग लड़का या लड़की पैदा होगी तो वो बचे हुए, सेव किए हुए से, महफूज किए हुए से उन बाकी लोगों में तकसीम हो जाएंगे। तो कैसे किया जाए इसको, यहाँ पे सीधा हम सवाल लेके चलते हैं। यहाँ पे सवाल में ये लिखा हुआ है कि नसीर एक बंदा है, उसकी डेथ हुई है, उसकी मौत हुई है। नसीर की मौत के वक्त उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप और उसकी एक बेटी। नसीर की जिस वक्त मौत हो रही है उसने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, अपने बाप को और अपनी बेटी को छोड़ा है। इतने लोग मौजूद थे और नसीर की जो बीवी है वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है। सवाल समझ में आ गई। अब इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो वारिसीन हैं, अगर वो डिमांड ये करते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉपर्टी, और अभी विलादत हुई नहीं है, तो किस तरीके से किया जाए, कितना किसको मिलेगा, कितने हिस्से मिलेंगे, कितने हिस्से बचा के हमें महफूज करके रखने पड़ेंगे। तो सवाल ये कहता है कि अगर ये तकसीम किया जाए, पंखा ऑन करो। सवाल ये कहता है कि अगर तकसीम किया जाए तो कितने हिस्सों में तकसीम होगा, कितने हिस्से महफूज करें जब नई औलाद पैदा होगी औलाद। तो दो केस बनाए हमने यहाँ पे। पहला केस ये बना लिया, पहले केस में मान लिया कि आने वाली जो औलाद है, चाइल्ड टू बी बॉर्न, फर्ज कर लिए कि अगर वो बेटा पैदा हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाइफ, माँ और ये वालिद साहब, तीन लोग तो ये हैं। और उसके पास एक बेटी ऑलरेडी मौजूद है, यानी उसने अपने पीछे बीवी को छोड़ा है, अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, अपने पीछे बाप को छोड़ा है, और आने वाला तस्लीम कर रहे हैं बेटा। तो इसको हमने लिख दिया सी बीवी, मतलब चाइल्ड टू बी बोर्न, जो बच्चा पैदा होगा। तो इसका मतलब वाइफ तो जबल फरूज रहेगी, माँ जबल फरूज है, वालिद साहब जबल फरूज ही रहेंगे, चूंकि आने वाली औलाद हम मान के चल रहे हैं कि बेटा होगा। तो असबा नहीं बनेगा वालिद, बेटा और बेटी असबा विगारी बन जाएंगे। बेटी पहले से मौजूद है, आने वाला बेटा है। तो इस केस में 1/8 बीवी को चला जाएगा, क्योंकि मरने वाले की आपके पास जो है औलाद मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं। माँ को 1/6 चला जाएगा, चूंकि मरने वाले के बच्चे मौजूद हैं। और वालिद साहब को 1/6 जाएगा, चूंकि मरने वाले का बेटा तस्लीम किया जा रहा है। यहाँ पे अगर बेटी तस्लीम की जाती तो उसको आर और जाता, बचा हुआ भी वालिद साहब को जाता। बेटी की केस में 2 बार जाता है।
एक बार तो जो फिक्स है, एक बचता है तो जाता है। तो अब चूंकि ये बेटा असबा है, दैट्स वाई जो है वालिद साहब को नहीं मिलेगा। तो ये पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया गया, पहला मरहला। अब दूसरे में जितने हिस्से आपके पास जबल फरूज के हैं, तो जबल फरूज में वाइफ है, माँ है और बाप है। बीवी का हिस्सा 1/8 औलाद की मौजूदगी में, माँ का हिस्सा 1/6 और वालिद साहब का हिस्सा 1/6। इसका मतलब जब कभी भी 1/8 आता है, मसला 24 से हल होता है, यानी इसका एल्शियम कितना आ गया, 24 हो गया। तो 8 से इसको भाग करेंगे, 8 या 24, 3 बार चला जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24, और 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24। इसका मतलब जबिल फरूज को 11/24 हिस्से जाएंगे। यहां तक कोई कॉलम समझने में क्लियर है? अच्छा, अब जो बचा हुआ हुआ वो असबा बिगैरी का हिस्सा बचा हुआ है। तो असबा बिगैरी के अंदर एक बेटा है और एक बेटी है। पूरे तरके में से, यानी एक में से माइनस कर दिया 11 बटे किसको, 24 को, जो कि जबिल फरूज के हिस्से। हाँ, असबा, असबा बिगैरी होगा, असबा बिगैरी ही होगा, असबा बिगैरी दोनों होंगे, बेटा और बेटी। तो असबा बिगैरी जो आपके पास है, वो एक में से ये घटा दिया, तो 13/24 माल किसका है, बेटे का और बेटी का। अब इसमें से बेटे को कितना जाएगा और बेटी को कितना जाएगा, तो युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। तो यहाँ पर दो हिस्से बेटे के और एक हिस्सा बेटी का, यानी बेटे और बेटी की निस्बत। तो अब यहां पर कुछ चाहिए, तो बेटे और बेटी की जो निस्बत है वो ये हो गई। अच्छा, अब बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़ क्या हो जाएगा, S+D, यानी दोनों को जोड़ लो, निस्बतों का जोड़ कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब अगर बेटे का हिस्सा निकालना है, तो ये फार्मूला बताया था कि बेटे का हिस्सा अगर निकालना है तो ये बचा हुआ माल R, ये बेटे की निस्बत, और नीचे बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो यहां पे रख दिया आपने बचा हुआ माल, रेसिड्यू, और रेशियो ऑप्शन, यानी बेटे की निस्बत 2 और निस्बतों का जोड़ 3। तो अब आपने इससे काट दिया, 2 से जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 की इससे गुणा करेंगे 3 से, तो 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ऊपर ये 13 एकम 13, ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा। तो बेटे को इतना हो गया। अब हम जाते हैं नीचे, बेटी का कितना हुआ। तो बेटी का जो हिस्सा है, ये बचा हुआ माल 13/24, बेटी की निस्बत 1 और निस्बतों का जोड़ 3। तो यहाँ किसी से कुछ कटेगा नहीं। तो ऊपर कितना आ गया, 13, और नीचे कितना आ गया, 72, 13/72। वहां 13 कितना आया था, 36, क्योंकि वहां पे कट गया था, यहाँ पे 2 से हमने 24 को काट दिया था। अब सबके हिस्से लिख लीजिए। तो टोटल जो शेयर्स हो गए, वो 1/8 बीवी का, 1/6 माँ का, 1/6 बाप का, 13/36 बेटे का और 13/72 बेटी का। तो एल्शियम जब भी आता है, याद रखना है कि ये नीचे वाले जो नंबर होते हैं, या तो इनमें से कोई नंबर आता है, या जितने नंबर नीचे दे रखे थे उससे कोई बड़ा नंबर आएगा। एल्शियम कभी भी छोटा नहीं आ सकता, नीचे वाला नंबर कभी भी इन वाले नंबर से छोटा आ ही नहीं सकता। तो फिर कटेगा कैसे, हम या तो बराबर होगा किसी ना किसी के, या बड़ा होगा। हाँ, उसके बराबर होगा इससे, या उससे बड़ा होगा। तो 8 ने 72 9 बार कट गया, 12 छंग 72, ये भी 12 बार कट गया। 36 दूनी 72, 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 13 से, 13 दूनी 26, और ये 72 ही कम 72 हो गया, 13 आ गया। तो अगर फर्ज किया कि आने वाला जो औलाद है, चूंकि इतने हैं तो लोग पहले से मौजूद थे, इसको माना ये अगर आएगा तो कितने हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के, 72 हिस्से होंगे। तो एक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया कि केस 1 में अगर हम ये कंसीडर करते हैं, तो टोटल जो हिस्से होंगे वो 72 होंगे। 9 हिस्से किसको जाएंगे, बीवी को, 12 माँ को, 12 बाप को, और 26 हिस्से जाएंगे किसको, आने वाले बेटे को, इस वाले केस में, और 13 जाएंगे किसको, डॉटर को। ये एक तरीके से हल किया हमने। अब कंसीडर करते हैं कि अगर मान लो बेटी आई तो क्या होगा। तो आने वाली अगर बेटी आती है, तो अब हमारे पास दो बेटियां हो जाएंगी, क्योंकि ये पहले वाली है और ये आने वाली है, चाइल्ड टू बी बोर्न। तो 2 या 2 से ज्यादा बेटियों का हिस्सा 2/3। वालिद साहब असबा भी नफसी भी बनेंगे, यानी बचा हुआ भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है।
और 1/6 तो मिलना ही मिलना है। माँ का हिस्सा 1/6 औलाद की मौजूदगी में, बीवी का हिस्सा 1/8। तो दो बेटियों का 2/3 है, इसलिए हर एक बेटी का कितना हो जाएगा? 1/3। इस 2/3 को बटा 2 कर दिया, यानी हर बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ तक क्लियर है? दो बेटियों का 2/3, तो हर एक का 1/3। अब इनको जोड़ लिया हमने, तो इनमें देखा कि बीवी को 1/8, वाइफ को, माँ को 1/6, वालिद साहब को 1/6, और दोनों बेटियों का, इसका 1/3, इसका 1/3। तो एल्शियम कितना आया? 24। 3 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24। तो ये कितना आया? 27/24। तो 27/24 हो गया, तो मसला किसका हो गया ये? ऑल का। अगर 23/24 होता तो किसका बन जाता? रद का। ठीक है ना? तो ये मसला बन गया ऑल का। जब ऑल का बन गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये मसला किसका है? ऑल का मसला है। आर की वैल्यू कुछ बची नहीं, बचा हुआ कुछ नहीं बचा, वालिद साहब को बचा हुआ कुछ भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वालिद के लिए असबाब नफसी के अंदर कुछ नहीं बचा। तो इसमें फिर लिख दिया गया कि अगर ये बड़ी लड़की पैदा हुई तो 27 हिस्से की जाएंगे प्रॉपर्टी के, 3 हिस्से वाइफ को जाएंगे, 4 माँ को, 4 वालिद साहब को, और 8 जो है पहली डॉटर को, 8 आने वाली डॉटर को। तो अब प्रॉब्लम हमारे साथ में ये हो गई कि एक जगह तो 27 हिस्से नजर आ रहे हैं जब लड़की पैदा हो रही है, यानी डॉटर, और एक जगह नजर आ रहे हैं 72 हिस्से जब सन पैदा हो रहा है। तो बीच में कोई इसके साठ घाट तो रही नहीं, दोनों केस में अलग अलग हो रहे हैं। अगर ऐसा होता दोनों केस में बराबर हिस्से हो रहे हैं तो कुछ किया जा सकता था। तो अब क्या तरीका अप्लाई किया जाए? तो इसके लिए सॉल्यूशन का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि दोनों ही केस के अंदर जो शेयर आ रहे हैं इनहेरिटर्स के, वारिसिन के, एक जगह 27 आके बैठ रहे हैं और दूसरी जगह 72 आ रहे हैं। तो केस 1 में 72 हिस्से हो रहे हैं जब लड़का तस्लीम कर रहे हैं, और केस 2 में निकाल रहे हैं 27 हिस्से हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करें, 72/27 लिख लें। अब 72/27 को हमें देखना है कि ये किससे कट सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा यहाँ पे कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, रेशियो निकाल लें, निस्बत निकाल लें कि 27 और 72 की निस्बत क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं निस्बत निकालने के बाद, ताकि उनके दोनों के हिस्से बराबर किए जा सके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 27 और 72 है, अब हमें पहाड़ों की मदद लेनी है। 27 और 72 क्या किसी नंबर से कट सकते हैं? पहाड़े में किसी नंबर में आते हैं 27 और 72? हाँ जी। 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, 9 के पहाड़े में आ जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 72 और 27 डिवाइड हो जाएंगे 9 से। इसका मतलब जो 72/27 है, इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, यानी इनका जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 8 और 3 का बन रहा है रेशियो। फर्ज कर लिए एक बंदे को आपने जो है 25 रुपए दिए हैं और तीसरे को 75 रुपए दिए हैं दूसरे को। तो इनकी रेशियो कितना बन रहा है? अगर 25 से इसको काट दें तो 25 ही कम 25 और 25 तिया 75, यानी 1:3 का रेशियो बन रहा है। यानी अगर कोई बिजनेस था 100%, तो उसमें से एक हिस्सा इसको जा रहा है और 3 हिस्से इसको जा रहे हैं। तो इस केस में जब भी ये होगा प्रेगनेंसी वाला, तो जब ऐसा हो जाता कि भाई दोनों जगह ही 72 हो जाते या दोनों जगह ही 27 हो जाते, तो हमें ये करना ही नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, अलग अलग। तो जो भी दोनों के हिस्से निकल रहे हैं उनको किसी ऐसे नंबर से काट दें तो पता लग जाएगा इनके अंदर निस्बत कितनी आ रही है, 8 और 3 की आ रही है। अब क्या किया जाएगा, इस निस्बत को निकालने के बाद उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये 72 है और ये 27 है, इनकी निस्बत कितनी निकल कर आ रही है अगर हमने काट दिया तो? 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27। यानी हम 8/3 बोलें या 72/27 बोलें, एक ही बात है। मैं 1/2 बोलूं या मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे आपके पास 50/100, एक ही बात है। 50 ही कम 50, 50 दूनी 100। एक बंदे को 1 रुपया दूं और दूसरे को 2 दूं, या एक को 50 रुपए दूं दूसरे को 100 दूं, तो ये मतलब इक्वल रेशियो में उनको जा रहा है।
ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि दोनों ही केसेस के अंदर ये नंबर बराबर हो जाए। यानी इनका इनको 9 से काटने के बाद ये 8 आया, 3 आया, अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दें और इसकी मल्टीप्लाई 8 से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन रेशियो की, उस निस्बत की। यानी पहले हमने 9 से काट लिया, 9 अट्ठे 72 और 9 तीय 27। अब जो आया इसकी गुणा इससे कर दें और इसकी गुणा इससे कर दें, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 216, यहाँ पर भी 216। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, दोनों के जो डिवीजन है वो 216 216 कर लिए हमने, दोनों की मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये हो गया कि जो केस वन है, यानी जिसमें हम बेटा तस्लीम कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअल फर्द के हिस्से को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल जो जोड़ है उसका ये आ जाएगा। और दूसरे वाले केस में हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, 8 से कर दें, जहां पे लड़की लिया था, तो वो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना दी हमने समझने के लिए। यहाँ एक टेबल बना दी गई। यहाँ एक टेबल में ये लिख दिया कि केस वन में वाइफ को 9 हिस्से जा रहे थे, माँ को 12, वालिद साहब को 12, आने वाले बेटे को 26 और ये 13, तो 72 हिस्से जा रहे थे टोटल शेयर। अब उसकी गुणा किससे कर दी हमने, 3 से कर दी। तो इसकी गुणा 3 से कर दें तो ये 27 बन गए, 36 36 78 39, यानी ये टोटल शेयर हो गए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और दूसरे वाले केस में बीवी को 3 जा रहे थे, माँ को 4, वालिद साहब को 4, एक बेटी को 8, दूसरे को 8, यानी 27 हिस्से जा रहे थे, उसको हमने 8 से गुणा कर दिया। तो इसके 24 32 32 64 64 बन गए। तो अब दोनों के अंदर अगर हम देखें तो ये बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तो हमें आसानी हो जाएगी, दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब आप ये देखें कि इनमें से ये है जब बेटा माना जा रहा है, ये है जब बेटी मानी जा रही है। तो इन दोनों को जरा ध्यान में रखें और देखें कि अगर मान लो दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर लिया, तो रूल ये बताया उलमा इकराम ने कि जो कम से कम हिस्सा जा रहा है वो दे दो। तो बीवी को कौन से केस में कम हिस्सा जा रहा है दोनों में से, पहले वाले केस में कम जा रहा है या दूसरे में? यहाँ कितने जा रहे हैं, 27। यहाँ ये तो वाइफ को 24 हिस्से देंगे केवल, कम से कम दे दो, बाकी महफूज कर लो। क्योंकि ज्यादा अगर दे दिया तो वापस तो कोई रिटर्न नहीं करेगा ना, वापस तो रिटर्न नहीं, खत्म हो जाएंगे आते ही, ठीक है ना। तो कम से कम दे दो। माँ को या 36 जा रहे हैं या 32, तो मदर को कितने दे दो, 32 दे दो। वालिद साहब को 36 जा रहे हैं, 32, यहाँ वालिद साहब को कितने दे दो, 32 दे दो। अच्छा, अब यहाँ पे इस डॉटर को कितने जा रहे हैं, 39, और यहाँ कितने जा रहे हैं, 64, तो डॉटर को कितने दे दो, 39 दे दो। तो दोनों केस के अंदर कम से कम हमने हिस्से दे दिए और बाकी को महफूज कर लिया। ये इसका डिस्कशन अगली वाली टेबल में कर दिया। वाइफ को 24, माँ को 32, वालिद साहब को 32, और ये 127 हिस्से दे दिए बच्चे की विलादत से पहले। 216 टोटल थे, इसको इसमें से घटा दिया, यानी 89 हिस्से महफूज कर लिए गए। तो मौत के एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमने जो है इतने हिस्से करके लोगों को दे दिए, बाकी महफूज कर लिए कि बाकी नहीं बांटेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि दे दिए जाएं तो ज्यादा पहुंच जाए हिस्सा। तो इसको महफूज कर लिया गया। अब क्या करें, अब इंतजार करेंगे, ये कैलकुलेशन करके इतने दे दिए गए दूसरे या तीसरे महीने के अंदर ही, या मरने के 4-5 दिन के बाद भी। अब इंतजार है बच्चा पैदा हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो 89 जो है, अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अब भाई ये तो घर वालों का मामला है कौन से बंदे के पास रख के आए जो भरोसे के लाया है वो, ठीक है ना। तो ये तो अपने घर के मसले हैं कि कैसे किया जाए, फिलहाल हम तो कैलकुलेशन बता सकते हैं भाई। या तो ये है कि कोई जिसकी बात मानी जाती हो कबीले के अंदर, खानदान के अंदर, उसके पास महफूज कर दिए जाए, अमानतदार के पास, हाँ जिसके पास भी रख दिया जाए, ठीक है ना, जिसके पास हिफाजत से रहें। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि लड़का पैदा हो गया, तो टेबल 1 के अकॉर्डिंग और केस 1 के अकॉर्डिंग नया आने वाले बच्चे के हिस्से कितने, 78 है। 89 हिस्सों में से 78 हिस्से कितने हैं, क्योंकि महफूज कितने हैं, 89। और टेबल 1 अगर हम देखते हैं जो बनाई गई है, और केस 1 में, टेबल 1 और केस 1 में आने वाले बेटे के हिस्से कितने, 78 हैं।
तो यहाँ पे यही लिखा गया कि आने वाले बच्चे के हिस्से 78 हैं और ये 89 टोटल हैं। तो फिर कैसे दिया जाए? तो अब यहाँ पे हमने लिखा कि अगर बेटा पैदा हो गया तो टेबल 1 के अकॉर्डिंग और केस 1 के अकॉर्डिंग माँ को 24 ऑलरेडी दिए जा चुके। जब लड़का पैदा होगा तो माँ को केवल 3 हिस्से और जाएंगे 89 में से। 89 में से 3 हिस्से जाएंगे केवल इसकी बीवी को, मरने वाले की। और माँ को दे चुके हैं 32 हिस्से, माँ को 4 हिस्से जाएंगे। वालिद साहब को दे चुके हैं 32 हिस्से, वालिद साहब को 4 हिस्से जाएंगे। ये चार, तीन तीन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि टेबल में अगर हम जाके देखें तो पता लगा कि यहां पर वाइफ को 27 जाने थे, 24 ही दिए थे। माँ को 32 दिए थे आपने, बेटे के केस में 4 जाने। वालिद साहब को 32 दिए थे, बेटे के केस में 4 जाने। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अगर लड़का पैदा हुआ तो 89 की तकसीम जो है इस तरीके से कर दी जाएगी। आने वाले बच्चे के 78 हिस्से, और वाइफ का ये, और माँ का ये, और वालिद साहब का ये। और अगर फर्ज कीजिए कि बेटिया है, वो तो बेटी का तो आपके पास 89 ही आना था ना बेटे की मौजूदगी में। यहाँ तो उसका तो कंप्लीट 39 दे ही दिया ना। अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको तो जानी 39 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको 39 पहले चला गया था। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बेटी पैदा होती है तो नई आने वाली बेटी का हिस्सा कितना है? 64 है। ये किसने बताया? टेबल नंबर 2 ने बताया कि नई आने वाली बेटी का हिस्सा कितना है? 64 है। और इसका भी 64 होगा। तो अब यहाँ पे कैसे तकसीम किया जाए? तो यहाँ ये बताया गया कि अगर बेटी आ रही है तो 89 जो हिस्से हैं आपके पास, उसमें से सेब में से 64 हिस्से तो नई वाली लड़की के हो गए। तो अब किसको कितने हिस्से जाने वाले हैं? तो यहां पर 64 उसको दे दिए जाएंगे, और जो बचे 25 वो बड़ी वाली बहन को दे दिए जाएंगे, क्योंकि उसको 39 ही आपने दिए अभी तक। वालिद साहब को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वालिद साहब को बेटी की मौजूदगी में 24 ही वो आपके पास जो जाने थे। वाइफ को इतने जाने थे, माँ को इतने जाने थे, वालिद साहब को इतने जाने थे। तो ये आपके पास टोटल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तकसीम की जाएगी। तो यहाँ पर फिर खुलासा लिख दिया गया लास्ट में आके कि भाई बर्थ से पहले 24 वाइफ को दे दो, 32 वालिद साहब को दे दो, 32 माँ को, 39 इसको दे दो, और इतने इससे महफूज करके रख दो। ये खुलासा हो गया पूरे सवाल का। हम जब कहीं से फतवा लेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा लास्ट वाला, कि भाई इतने इतने दे दो और इतने महफूज कर लो। कैसे आए ये नहीं पता होगा हमारे आम आदमी को, क्योंकि बता के भी क्या करें, वो भी नहीं चाहता आम आदमी सीखना। दिक्कत तो ये है। सेव कर लिए गए, अब पेड कर दो। अगर लड़का है तो 78 इसको पेड कर दो, उसमें से 78, और 89 में से 3 इसको वाइफ को कर दो, 4 इस मदर को कर दो, 4 फादर को कर दो। और अगर लड़की है तो 64 इसको चले जाएंगे, 25 बड़ी को चले जाएंगे। तो बाकी बहुत सारे, ये पूरी किताब जो है इसी के ऊपर है, 90 पेज की। ठीक है ना। तो ये जब किताब इंशाल्लाह आएगी, मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे इसको आने में, क्योंकि जो ये भी 400-500 पन्ने की किताब आएगी, क्योंकि इसमें 5-6 किताब इनबिल्ट है। तो इसमें ये मल्टीपल सवालात मौजूद हैं, बाकी वहां से हल कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने बता दिया कि ये तरीका इस तरीके से किया जाएगा। तो जो भी सवाल हो वो आप कर सकते हैं। हम्म। हाँ, इसके ऊपर 90 पेज की किताब है। इसमें आपके पास बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल मौजूद है, मल्टीपल सवाल में। बहुत सारे सर इसमें ऐसे होंगे जो रियल में मैच होंगे। हाँ हाँ। मतलब कि जैसा यहाँ इस सवाल है वैसे ही वहाँ भी बन रहे हैं इससे। हाँ, ये इसमें जो है कुछ लोगों ने सवालात भेजे हैं, वो भी मैंने इकट्ठ लिए हैं इसके अंदर। और कुछ जो किताबी सवाल हैं वो भी लिए, लेकिन मैच तो कहीं ना कहीं कर ही था ना। बारह जाहिर सी बात है, कैलकुलेशन का तरीका तो यही होगा, वो तो नहीं हटेगा जाके। और कई बार हो सकता है इससे भी बन हो हाँ जाए हाँ, सवाल वो हो तो जाए। खैर 204 वाली जो किताब उसमें सारे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे और भी रूल्स हैं कि भाई जहीरुद्दीन की डेथ हो रही है, उसकी वाइफ सलीमा है, उसकी सिस्टर ये शाकिरा है, साबरा है, माँ जो है अजीजुन्निसा है, ठीक है, वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। तो अब यहाँ पे इधर बहनें भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो अब ये कहीं जाके असबा माँ गैरी बन जाएंगी जाके, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस हिस्से किए जा सकते हैं। अगर आपने ये पढ़नी हो तो मैं आपको ये वाली किताब दे दूँ हाथ से लिखी हुई, और अगर इंतजार करना है 8-9 महीने का तो फिर आने दें, वो किताब की शक्ल उस वाली में आ जाएगी, मोटी वाली के अंदर।
हाँ, इसमें हमने तकरीबन 8-9 मिसालें मेरे ख्याल से ली हैं इसके अंदर। इस इसमें जो है कंटेंट्स ऑफ, ये जो आने वाली किताब है इसमें ये इसका वो इंडेक्स है। इसमें मैंने 7 सवाल लिए हैं, जो ये रहे। पहला सवाल मैंने आपको कराया है, अब बाकी आप करके देखें ट्राई। ये पहला मैंने कराया आपको, ठीक। अगर जिनको आ गया इसका फोटो खींच लें सवालों और ट्राई करके देखें, वो बताएं। इसको मोबाइल से फोटो खींच लो, ट्राई करो, नहीं आया तो फिर पता करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे किसी बाप ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी वसीयत कर दिया है, हाँ, और उसके बाद में बाप को बेटी को तो वसीयत कर ही नहीं सकते। बाप बेटी को वसीयत नहीं कर सकता। जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनके लिए वसीयत नहीं कर सकते, उनको जिंदगी में गिफ्ट कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं, हिबा तोहफा दे सकते हैं। अगर किसी ने कर दिए तो गलत की है। मतलब यहाँ के कानून के हिसाब से तो है ना। इंडियन कानून के अकॉर्डिंग हो गया। आप भी वो क्या नाम है, हराम माल खाओ, उसको बाकी को भी खिलवाओ। गलत हो गया ना। अल्लाह का कानून तो अल्लाह का कानून है ना। अब वो जब यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, फिर तो बचनी ही नहीं है कुछ भी। फिर तो लड़का को भी बराबर मिलेगा, लड़की को भी बराबर मिलेगा। अभी पिटीशन डाल दी है उसने, अश्वनी पांडे ने, कि भी लड़का और लड़की के अंदर ना तो जेंडर के अकॉर्डिंग हमें इख्तलाफ करना चाहिए, और ना आपके पास इसके अंदर जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो भी इक्वल रखना चाहिए। तो उसको तो वो गिफ्ट ही मानते हैं, विरासत को भी वो तो यहाँ पे दो चीज़ अलग है। यहाँ हिबा जिंदगी में है, और जो मिरास है वो मरने के बाद है, दो अलग चीज़ें हैं। तो हम अपनी औलाद, जिनके हिस्से कुरान शरीफ में शरीयत के अंदर कहीं मौजूद हैं, फिक्स्ड हैं, जो कि प्री डिफाइंड लिखे हुए हैं, उनको तो हम वसीयत कर ही नहीं सकते। हाँ, आप ऐसी वसीयत, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अपने पोते के लिए वसीयत की, और उस टाइम पे उसका बेटा हयात था, लेकिन अब उसको क्या पता था बेटा पहले मर जाएगा। अब बेटा मर गया, तो अब कोई ये दावा कर सकता है कोर्ट में जाके कि भाई मैं तो इनहेरिटर हूं और मुझे मिलना चाहिए, और मुझे वसीयत भी लिखी हुई है, यही मिलना चाहिए। तो फिर वो गलत रूल अप्लाई कर रहा है लड़का, उसको पता नहीं है। क्योंकि इस केस में वसीयत क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि वो डायरेक्टली क्या बन गया, वारिस बन गया। जो वारिस बन गया उसके लिए वसीयत नहीं है, रूल है। इन्हीं चीजों के लिए हमें उलमा इकराम की जरूरत है, जो फिकी मसाइल हैं, ठीक है ना। मेरा पार्ट तो कैलकुलेशन का है बस, कि उसको एक जदीद तरीके से कैसे किया जाए। जो स्कूल में पढ़ने लिखने वाले इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनको कैसे समझाया जाए। क्योंकि अगर हम उनको सुलूस और सुदूस समझाएंगे तो वो कहेंगे भैया ये तो हमारे दिमाग के पहाड़ है, ठीक है ना। तो उनको इस टर्मिनोलॉजी में समझाया जाए, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया जाए। मदारिस में सुदूस भी पढ़ाया जाए, और 1/6 भी पढ़ाया जाए, 2/3 भी पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये नई जनरेशन को अगर ये समझाना शुरू कर दिया तो उसके लिए अकल में आना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों को तो यही नहीं पता बेचारा। तो ये सारा मसला है। तो ये नहीं कर सकते हम किसी के लिए, बस जिसने कर दी गलती कर दी, अब उसके लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ करें। और जब आप जानते हैं गलत हो गया है, तो आप उसको अमली जामा ना पहनाएं, उसको बचा के रखा जाए। मतलब वो तो सर केसबाजी होगी उसमें, जिनको वसीयत हुई वो ये कहेंगे नहीं हमें तो। भाई देखो, हमारा ये दुनिया फानी है, इस दुनिया में स्ट्रगल है। आखिरी लाइफ, मेन लाइफ तो वही है, ठीक है। यहाँ चाहता तो अल्लाह ताला कहता है मैं सबको ही सीधे रास्ते पे ले आता, क्या दिक्कत थी, ठीक है ना। भाई सूरज को बोल दिया ना कि यहाँ से निकल और यहाँ छुप। ना उससे चांद ने सरकशी कर रहा है, ना सूरज कर रहा है, हमें भी ऐसी कर लेता, लेकिन हमें फ्री विल दिया, इनाम हमें मिल रहा है, सूरज को इनाम थोड़ी मिल रहा है मरने के बाद। ये सूरत अपना सकते हैं सर, गिफ्ट वो करी वसीयत से हम्म, कैंसिल कर दें जिन्होंने करी, अगर वो जिंदा हाँ। है, और जो है फिर वो गिफ्ट कर दें उसके बाद। नहीं, अब ऐसा ना हो कि किसी को एक औलाद, जो दूसरा रूल ये है कि अगर आप किसी को अपनी औलाद के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा रूल ये आड़े आता है।
अगर अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो इक्वल करेंगे, लेकिन फिर भी एक रूल ये है कि सम टाइम्स कोई बंदा आपकी खिदमत कर रहा है, कोई नहीं करता, तो उसको कुछ ज़्यादा दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि साहब करोड़ों का गेम कर दिया जाए, एक तरफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है आपके पास मेरे मरने के बाद जो है शराब में मुब्तला है, जुए में, अय्याशी में मुब्तला है, ये पैसे को बर्बाद करेगा, तो आप उस अपनी ज़िंदगी में आप उसको ऐसे लोगों के हक में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो उनके लिए फ़ायदा हो जाए। तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है। एक बच्चा जो है अभी 8वीं 10वीं क्लास के अंदर, ये बच्चा जो है डॉक्टर और इंजीनियर बन चुका है और अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, और आपकी हालत ये कभी भी आप निकल सकते हो। मौत के आप करीब हैं। बैंक में 8-10 लाख पड़े हैं तो दोनों बेटे को बुला के, सामने बुला के डिस्कशन कर सकते हैं, भाई आपको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया गया है। दूसरा भाई अभी 8वीं 9वीं क्लास में है, बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं आपको केवल 1-2 लाख रुपए दूंगा, 8 लाख रुपए इस केस में डाल रहा हूँ, बाप खुद मुख्तार है अपनी जो प्रॉपर्टी का। दादा जिंदा टाइप प्रॉपर्टी है उसमें ऐसा हो सकता है, उसमें नहीं हो नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी है, जो बंदा जिंदा है, हम अपने वालिद को ये भी नहीं बोल सकते कि अपना आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन करो जिंदगी के अंदर। मुश्तरका पार्ट है तो एक अलग पार्ट हो गया। सकता। वो उससे किसी एक के लिए कर रहे हैं तब बोल सकते हैं कि सबके लिए करें। हाँ, सबके लिए करें भाई, क्योंकि अदरवाइज तो भाइयों में अदावत पैदा होगी ना बाद में जाके। ऐसी चीज ना छोड़ के जाएं फितने की जो बाकी बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट हो। किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो चुपके से आप कर सकते हैं, कोई माजूर है कुछ है, दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं, बट आपकी तो आंखें देखती हैं ना, वालिद वालिदा की आंखें तो बहुत दूर तक की रसाई करती है ना। कभी इसकी मदद की जा सकती है, सामने देंगे तो दिक्कत हो सकती है, अल्लाह भी जान रहा है कि क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तब से किसी को कर दिया है। हम्म। अब जब बाप मरेगा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिर तो आपके पास अगर वो बंदा जो उसकी औलाद है अगर बेइल्म है, इस दीन से दूर है, तो जाहिर सी बात है वो उनको वो इसी कानून को अप्लाई करेगी और अपने लिए भी जहन्नुम मोल लेगी बेवजह। उसको समझाने की कोशिश करें बड़े लोगों से कि भाई ये गलत है जो किया गया है, वालिद साहब जो करके गए, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, और सही करने की कोशिश करें। सही कह रहे हो। वो सही आप लोग करेंगे जो भी। वसीयत तो अप्लाई नहीं होगी ना भाई। वसीयत आप जो है, अगर मान लो किसी ऐसे शख्स के लिए वसीयत की जाती जो घर वाला नहीं होता, तो हम उसके लिए 1/3 की वसीयत कर सकते थे। मान लो किसी ऐसी जगह के लिए वसीयत कर गए थे, पूरा माल वसीयत कर दूं उसके लिए, वो वसीयत का वर्ड उसके अंदर होता, हिबा का वर्ड नहीं होता, क्योंकि वर्डिंग का सारा गेम है। कोर्ट में भी तो वर्डिंग का गेम है ना सारा का सारा, कि मैंने इसको अपनी जिंदगी में हिबा कर दिया, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि मैं अपनी जिंदगी जीते जी हम मालिक हैं, और हम वसीयत का वर्ड लिखा हुआ है मरने के बाद ये मालिक हो जाए, तो मरने के बाद तो अल्लाह ताला की वसीयत चलेगी। तो वो वसीयत हम 1/3 की मान सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं मान सकते। हाँ, अगर घर के 4 फर्द थे, चारों एग्री हैं कि एक्स्ट्रा दे दिया या तो दे दिया जा सकता है, लेकिन इसमें से एक फर्द भी अगर रुक जाता है कि नहीं, तो फिर 1/3 से ज्यादा की वसीयत नहीं हो सकती है। और अपने जिनके हक बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके हक मुकर्रर कर दिए, ठीक है ना, उसके अंदर आयत नंबर 7 के अंदर कर दिए, सूरह निसा की, लिर्रिजालि नसीबुम के अंदर, क्या नाम है उसका, आयत नंबर 7, मिम्मा तरकल वालिदाने वल अक़रबून के अंदर सबके हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो। तो सबके जब हिस्से मुकर्रर हैं तो हम उसको कमी बेशी तो कर नहीं सकते। अब ये गेम तो अपना अपना घर का देखना है कि भाई किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करना है।